स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो अब हम गवर्नेंस शब्द की बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो गवर्नेंस की हम बात करें तो सबसे पहले समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस यहां से आए हैं और यूपीएससी का जो सिलेबस है वो एग्जैक्ट किन शब्दों का प्रयोग कर रहा है और उस शब्द के लिए आपको कौन से सोर्सेस को रेफर करना है। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। 2021 2022 का मेंस हो गया है क्या? अभी तो नहीं हुआ, तो 2022 का मेंस तो नहीं हुआ। 2021 का जो मेंस हुआ हम उससे शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जरा देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन, कितने टोटल 5 क्वेश्चंस आए हैं गवर्नेंस से। तो मानकर चलिए कि अगर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको डाला जाए तो करीब 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स तो आपके हो गए, राइट। कभी ऐसा होता है कि 10 के 2 हो गए और 15 के हो गए, ठीक है, 2। तो इस तरीके से 50 to 60 मार्क्स आप मानकर चलिए। ठीक है, 50 मार्क्स तो मिनिमम। नाउ अब ये वेरी करता रहता है। अब क्वेश्चन का जरा टाइप देखिए। To what extent, in your view, the Parliament is able to ensure accountability of the executive in India? यानी कि आपको क्या लगता है कितने हद तक हमारी जो संसद है वो कार्यकारी पर एक्चुअली जवाबदेही तय करने में सक्षम होती है? तो एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन को कुछ लोग कहते हैं कि इसको गवर्नेंस में न रखकर इसको आप रखिए से पॉलिटी वाले पार्ट में, पार्लियामेंट वाले पार्ट में। देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस इंक्लूडेड है और अभी हम जब टॉपिक की बात करेंगे तो वहां पर बॉडीज शब्द दिया है तो हम इसको यहां पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अब याद करिए, अभी मुझे कमेंट्स में बताइए, ये क्लियर है, सबको दिख रहा है ना? अभी मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके पास क्या क्या पॉइंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इनके पार्लियामेंट किस तरीके से, पहले तो किस तरीके से और फिर कहां तक, दो बातें हुई। मीन्स व्हाट आर द वेज एंड टू व्हाट एक्सटेंट। क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट तो तब पता लगेगा ना जब आपको पता हो कि तरीके क्या क्या हैं। जरा तरीके बताइए। ठीक है, तो आपने लाइन से बताना स्टार्ट कर दिया है। तो यानी कि पार्लियामेंट वाले चैप्टर से आपको ये वाला पार्ट तैयार तो है, लेकिन अब जरा सुनिए। टूल्स तो हो गए, लेकिन ये कह रहा है टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू, कहां तक आपको लगता है। तो ऐसे में अब मुझे जरा उन टूल्स की भी बात बताइए जिसके थ्रू एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट के प्रोसेस को एक्चुअली सरपास कर देती है। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट के टूल्स का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में जो डिस्कशन डिबेट होना चाहिए बिल्स पे, उसी को सरपास कर देती है। जी हां, जैसे ऑर्डिनेंस हो गया, मनी बिल हो गया। और बताइए, किसी को याद आ रहा है गुलेटिन मोशन? यस और नो? गुलेटिन मोशन आपको बताया भी था उस समय कि आवाज उठी थी कि पूरा का पूरा बजट गुलेटिन मोशन से कैसे पास करा दिया सरकार ने। यस, बुलेटिन मोशन बताया था ना आपको कि यानी कि डिस्कशन नहीं करना, सीधे मामले को, उस मुद्दे को वोट पर डाल दिया। और वोट पे तो सीधी सीधी सी बात है, मेजोरिटी सरकार की है ही लोकसभा में, है कि नहीं? अब क्योंकि ये क्वेश्चन गवर्नेंस वाले पार्ट में बता रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को एनरिच करने के लिए टूल्स यानी कि जो तरीके हमने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में पढ़े थे, राइट, साथ में वो तरीके जिनसे कि बाईपास किया जाता है, और साथ में एग्जांपल्स। क्यों ये सवाल उठा, तो आपको कोट करने होंगे ऐसे बिल्स जिससे लगता है कि नहीं पूरी तरीके से जवाबदेही तय नहीं हो पा रही। जवाबदेही तय करने के लिए जैसे हमने पीएससी की बात की, सीएजी रिपोर्ट की बात की, तो अपने दिमाग में ना स्ट्रक्चर बनाकर रखिएगा। ठीक है, और फिर उसमें आप ये भी बताएंगे कि देखो आधार बिल वाला मुद्दा उठा था कि आधार बिल को मनी बिल करार दिया था और इसको लेकर सवाल उठे थे, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सवाल उठा था, राइट। सचिन, अगर ब्लर आ रहा है तो प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए। मुझे बताइए ब्लर आ रहा है या क्लियर दिख रहा है आपको? इफ इट इज क्लियर मेंशन क्लियर। सभी क्लियर क्लियर कह रहे हैं, कुछ ब्लर कह रहे हैं, तो प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए। मतलब यहां से तो बिल्कुल 1080p क्वालिटी यहां से सेट है।
प्रियांशु, यस योर मैसेज आर विजिबल, क्लियर है ना? चाहे लॉग इन करके लॉग आउट कर लीजिए, बट इट इज क्लियर। चलिए, तो अभी तो केवल मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अभी डिस्कशन हम टॉपिक्स पे करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी इन मेकिंग इन इंडिया, एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक पॉलिसीज। तो यानी कि जो क्वेश्चन है वो पब्लिक प्रेशर ग्रुप से है, यानी कि दबाव समूह से, हिंदी वालों के लिए दबाव समूह, ठीक है। प्ले वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। आप में से कितने लोगों को याद आ रहा है कि अभी कुछ समय पहले किसान, भारतीय किसान यूनियन, राइट, एक दबाव समूह है, यानी कि प्रेशर ग्रुप है, और वो फार्म लॉज यानी कि किसान से संबंधित, खेती से संबंधित कानूनों को प्रभावित करने में सफल रहा था या नहीं रहा था? यस और नो? यस। लेकिन क्वेश्चन केवल एक एग्जाम्पल से थोड़ी ना आप आंसर दे देंगे। प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी इन मेकिंग इन इंडिया। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि प्रेशर ग्रुप का काम क्या होता है और प्रेशर ग्रुप कैसे डेमोक्रेसी के लिए जरूरी भी है, और साथ में आप ये भी बताएंगे कि हाँ, क्योंकि वर्ड है एक्सप्लेन है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे वो अहम रोल अदा करते हैं। साथ में कुछ क्रिटिकल पॉइंट भी आप रख सकते हैं, बट नॉट मोर क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन डायरेक्टिव है वो क्रिटिकली एनालाइज नहीं है, राइट। तो हमारा मेजर फोकस इस आंसर में रोल पर रहता है। एक्सप्लेन हाउ बिजनेस एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसीज। तो यहां पर आप कोट करेंगे जैसे कि फिक्की है, सीसीआई है, राइट, यानी कि एसोचैम है। तो ये बेसिकली हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के समूह है। तो सरकार जब कुछ नीति बनाती है ना कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए, तो इनसे कहती है भाई आप अपने प्रपोजल्स दे दो, या फिर हमने जो बिल बनाया उस पर अपने कमेंट्स दे दो। तो इनका बहुत ही अहम रोल होता है, ठीक है। तो आप उनको कोट करते हैं क्योंकि स्पेसिफिकली इसने बिजनेस एसोसिएशंस की बात की है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप देखते हैं। जुरिडिक्शन ऑफ द सीबीआई रिगार्डिंग लॉजिंग एन एफआईआर एंड कंडक्टिंग अ प्रॉब विद इन अ पर्टिकुलर स्टेट इज बीइंग क्वेश्चन बाय वेरियस स्टेट्स। याद करिए, अभी हमने सीबीआई की बात की थी और सीबीआई वर्सेस स्टेट की बात की थी। कितने लोगों को याद है? मेंशन यस और नो, राइट। तो उस डायमेंशन से एक क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। हाउएवर द पावर ऑफ द स्टेट्स टू विदहोल्ड कंसेंट टू द सीबीआई इज नॉट एब्सोल्यूट। यानी कि जो राज्यों की शक्ति है कि सीबीआई को रोक दे कि भाई आप इस मामले को टेकअप नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट नहीं है। एक्सप्लेन विद स्पेशल रेफरेंस टू फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कहां से आया? ये क्वेश्चन डायरेक्ट करंट अफेयर्स की डिबेट से आया, जो मामला उठ रहा था वेस्ट बंगाल को लेकर भी, और उससे पहले भी उठ रहा था, क्योंकि मुद्दा ये चल रहा था कि सीबीआई कौन कौन से केसेस को बिना राज्य सरकार की मंजूरी के ले सकती है। तो ऐसे में स्टेट्स ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो तो स्टेट लिस्ट में आता है। जब स्टेट लिस्ट में आता है तो उस पर तो कंप्लीट कंट्रोल हमारा होना चाहिए, तो उस पर सीबीआई बिना हमारी अनुमति के इंटरवेंशन ना करे। तो आपको अब यूपीएससी की साइकोलॉजी समझ में आ रही है। यूपीएससी आपसे यहां पर ये नहीं पूछ रही कि बता दीजिए सीबीआई क्या है, आपसे सीधा ये पूछ रही है कि भाई ये इशू चल रहा था, तुमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। उस इशू को तभी समझ पाओगे जब आपने फाउंडेशन में अंडरस्टैंडिंग रखी होगी एज अ इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, क्या काम करता है। क्लियर है बात? अभी तो हम डिमांड समझ रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया। डू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज, जो हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बात की थी, कीप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इट्स टोज एंड इंस्पायर रेफरेंस फॉर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो यानी कि सीधे से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई वो जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी है, क्या वो वाकई जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे एक डिपार्टमेंटल कमिटी है से फॉर कोल एंड स्टील, क्या वाकई वो कोल स्टील से रिलेटेड जो केंद्र का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है, क्या उस पर बेसिकली दबाव बनाने में, उसको बिल्कुल इफेक्टिव फंक्शनिंग में, उस कंट्रोल में, क्या वो वाकई सक्षम होती है। इवेल्युएट द वर्किंग ऑफ सच कमिटीज विद सूटेबल एग्जांपल्स, राइट। तो ये भी क्वेश्चन कहां से है? डायरेक्ट टूल से है, और थोड़ा सा रेफरेंस वाला क्वेश्चन है कि हाँ भाई ये कंट्रोल कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। याद करिए, हमने बात की थी कि इन पार्लियामेंट्री कमिटीज में मिनिस्टर को तो रखा नहीं जाता, राइट।
प्रपोर्शन ऑफ पार्टीज के हिसाब से वहां पे रिप्रेजेंटेशन तो मिल जाता है, और रिप्रेजेंटेशन में रोल किसका रहता है? स्पीकर का रहता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा का रहता है। कई बार ये सवाल उठता है, क्या ये इफेक्टिव फंक्शनिंग कर पा रही हैं? क्या इनकी सलाहें क्या वो बाइंडिंग होती हैं? नहीं होती हैं। क्या ये मिनिस्ट्रीज के डे टू डे फंक्शनिंग को चेक कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। क्या मिनिस्ट्री के बजट से संबंधित या उनकी स्कीम से संबंधित जो विश्लेषण करती हैं, जो ये अपने फैसले पार्लियामेंट के समक्ष रखती हैं, क्या वो फैसले पार्लियामेंट टेकअप करे? क्या ये भी जरूरी है? नहीं जरूरी है। इसमें भी पावर किसके पास होती है? सदन के स्पीकर यानी कि लोकसभा के स्पीकर के पास होती है, राइट। तो कहने का मतलब है वो जो डिस्कशन था ना हमारा, वो डिस्कशन यहां पर आपके इस्तेमाल आ रहा है। कैन सिविल सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी एनजीओस प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट कॉमन सिटीजन? डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस अल्टरनेटिव मेथड। तो अभी मैं अब जब गवर्नेंस का सिलेबस आपको भी दिखाऊंगा, ऑफिशियल सिलेबस, तो उसमें आपको पता लगेगा कि खुद यूपीएससी ने कहा है भाई एनजीओ पढ़ के जाना, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स पढ़ के जाना, इनका रोल आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर डिपार्टमेंट में भी जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स थी हमारे, इवन आईसीडीएस, आईसीपीएस, एनएसएपी, हर जगह हम सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अभी मतलब करते हैं, डिपार्टमेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि भाई डिपार्टमेंट के पास अधिकारी, डिपार्टमेंट के पास ग्राउंड पर जो वर्कफोर्स है वो तो है लिमिटेड, राइट। लेकिन जो एनजीओ सिविल सोसाइटी है, ये कमिटेड भी हैं, हर तरह की होती है, लेकिन मोर ओवर इनका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है ना। प्लस इनके पास लोग भी हैं और इनके पास अल्टरनेटिव फंडिंग भी होती है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इनके थ्रू चैनलाइज करती है अपने काम। याद करिए, जब आरटीआई वाली मैं बात बता रहा था आपको, तो मैंने बताया था कि जब मैं आंगनवाड़ी सेंटर इंस्पेक्शन करने गए थे हम भलसवा डेयरी वाले पार्ट में, तो एक एनजीओ जिसको फंडिंग कर रहा था हमारा डिपार्टमेंट इसके आंगनवाड़ी के लिए, तो वो केवल उनको खाना और ये सब नहीं कर रही थी, वो उनको कितनी सारी चीजें सिखा भी रही थी, जैसे यूज ऑफ आरटीआई और फिर क्या चेंज वो ग्राउंड पर लाए। तो यानी कि सिविल सोसाइटी और एनजीओ पब्लिक डिलीवरी सिस्टम में, यानी कि सरकार जो वेलफेयर स्कीम्स बना रही है उसके तहत जो बेनिफिट है उसको जनता तक पहुंचाने में एक अच्छा टूल है कि नहीं? यस और नो? अच्छा टूल है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आए थे आपके मेंस के 2021 वाले पेपर में। 2022 का जब पेपर होगा मैं उसको भी एनालाइज करूंगा और यूट्यूब पे आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो तब भी आप अपडेटेड रहेंगे। अब जीएस पेपर 2 का देखते हैं हम। 2020 में क्या पूछा था? केवल 2 ही क्वेश्चन पूछे थे। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज अ क्रूशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। क्या करता है? 15-15, 30 मार्क्स का पूछ लिया। जैसे institutional quality is a crucial driver of economic performance. In this context, suggest reforms in civil service for strengthening democracy. एक्चुअली आपके गवर्नेंस में जीएस पेपर 2 में अलग से एक टॉपिक है, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी। तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो सिविल सर्विसेज हैं, जहां जिसका आप भाग बनना चाहते हो, एक तरीके से संस्था है ना, अगर वो संस्था में क्वालिटी रहेगी तभी एक्चुअली हमारा जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है हमारे देश की वो बेटर हो पाएगी। तो सीधे आपको वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है। The emergence of fourth industrial revolution, digital revolution, has initiated e-governance as an integral part of government discuss. ये e-governance भी एग्जैक्ट आपके सिलेबस में वर्ड मेंशन किया हुआ है। आप सबको पता है कि गवर्नमेंट का फोकस डिजिटल इंडिया, राइट। डिजिटल इंडिया कैंपेन इज अ फ्लैगशिप एक्चुअली प्रोग्राम, और उसके अंदर कितने सारे इनिशिएटिव हैं, राइट। और इसको मेजर माना जा रहा है फॉर इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो इस पे तो कितने सारे आर्टिकल आते हैं, राइट। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ट्रेंड से क्वेश्चन है कि नहीं? तो आपको इन दोनों को क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि कोई ये मतलब बाहर से कहीं से आ गया? नहीं भाई, जब ये भी टॉपिक मेंशन है, ये भी टॉपिक मेंशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, 30 मार्क्स आपके ऐसे कमाए जाएंगे यहाँ पर। 2019 में देखिए, 2019 में 5 क्वेश्चन पूछ लिए, तो आप देख रहे हैं चेंज भी कर देता है वो, ठीक है। ऑन एन एवरेज मानकर चलिए कि 50। What are the methods used by farmers organizations to influence policy makers in India and how effective are these methods? प्रेशर ग्रुप से क्वेश्चन पूछा, अभी आपको दिखाया, ये रहा सेकंड, प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल। यहां से देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन स्पेसिफिकली फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ही बोल दिया, ठीक है, इनका रोल से क्वेश्चन पूछ लिया। Information and communication technology ICT based project suffers in terms of certain vital factors. Identify factors, suggested measures for effective implementation. यानी कि आईसीटी मेजर्स, हम स्कीम्स तो लाते हैं, इनिशिएटिव्स लाते हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो डायरेक्ट ये ई गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछ लिया।
In the context of neoliberal paradigm of developmental planning, multi-level planning is expected to make operations cost effective and remove many implementation blockages. पहले इसका मतलब समझ लीजिए क्या है. मैं इसको जूम इन कर देता हूं, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा. तो ये न्यू लिबरल पैराडाइम, इन शब्दों से घबराने की जरूरत नहीं है. इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक वो दौर था भारत का जब सोशलिस्ट प्लानिंग होती थी, यानी कि केंद्र के स्तर पर प्लानिंग कमीशन डिसाइड कर रहा है कि रिसोर्सेज का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में किस तरीके से होगा. लेकिन जब हम न्यू लिबरल शब्द यूज करते हैं तो इसका मतलब अब गवर्नमेंट बैकफुट पे आ रही है और प्लानिंग भी मल्टी लेवल हो गई है. तो अगर प्लानिंग मल्टी लेवल हो तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अलग अलग लेवल से अलग अलग इनपुट आ सकते हैं, जरूरतें डिफर हो सकती हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग जरूरत होगी, निचले स्तर पर भी अलग अलग जरूरत होगी. तो इस हिसाब से जब रिसोर्सेज चैनलाइज होंगे तो आपको नहीं लगता वो भारत के संसाधनों का बेहतर प्रयोग होगा rather than one size fits all strategy? Yes or no? Right? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The need for cooperation among various service sectors has been an inherent component of development discourse. Partnership bridges the gap among the sectors. It also sets in motion a culture of collaboration, team spirit in the light of statement above mentioned India's developmental process. अब अगर आपने सुना हो तो मोदी जी काफी बार ये वर्ड यूज कर रहे थे, वी हैव टू स्पर द ग्रोथ ऑफ इंडिया यूजिंग टीम इंडिया स्पिरिट. नीति आयोग में तो इसके लिए डेडिकेटेड टीम बना दी है. याद करिए नीति आयोग वाले चैप्टर में मैंने टीम इंडिया एज अ रेफरेंस अलग से पीपीटी भी थी आपकी यहाँ पर पॉइंट यूज किया था. टीम इंडिया की स्पिरिट यूज करनी पड़ेगी, कोलैबोरेशन कोऑपरेशन. वो कोलैबोरेशन कोऑपरेशन क्या केवल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में नहीं, नीति आयोग प्राइवेट सेक्टर से भी कोऑपरेशन के लिए काम करता है. तो यानी कि कोऑपरेशन की नीड है वेरियस सर्विस सेक्टर्स में, अलग अलग सर्विस सेक्टर्स में. जैसे कि जब मैं सर्विस सेक्टर की बात करता हूं तो आईटी भी एक सर्विस सेक्टर है, एजुकेशन भी एक सर्विस सेक्टर है. तो जहां भी सेवा क्षेत्र हैं, अब जैसे आपका पासपोर्ट बनाना, तो पासपोर्ट सेवा केंद्र, एक क्लास में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट सरकार ने टीसीएस को दे दिया. तो पहले सरकारी संस्थाएं जब डायरेक्ट काम कर रही थी तो आईटी वाला पार्ट वाज नॉट दैट मच एनेबल्ड, राइट. आपको घूस देनी पड़ रही थी, काफी कुछ करना पड़ रहा था. लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन है. आपने अप्लाई किया, डेट अलॉट हुई, स्लॉट अलॉट हुआ, आप वहां पहुंचो, पेपर पूरे हैं, आपका काम होगा ही होगा. अब वो घूस करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है. डिस्क्रिशन जो है इंडिविजुअल अधिकारी का वो मिनिमाइज कर दिया गया है. तो ये कब हो पाया? जब कोऑपरेशन कोलैबोरेशन किया गया डिफरेंट एंटिटीज से इन दिस सर्विस सेक्टर, राइट. तो इस पार्टनरशिप से क्या हुआ? जनता और सरकार के बीच का जो गैप था वो कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? गैप कम हुआ. तो इस तरीके से हम डेवलपमेंटल प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं. दिस इज द मॉडल ऑफ आवर डेवलपमेंट प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन कोलैबोरेशन कोऑपरेशन अक्रॉस वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज एज वेल एज अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो. अभी जब मैं डिटेल में जाने वाला हूं ना इन टॉपिक्स के, तब आपको पता लगेगा कि एक्चुअली गवर्नेंस होती क्या है. आज ही अंदाजा हो जाएगा आपको. कई सारी चीजें जो आप पढ़ चुके हैं वो गवर्नेंस में इस्तेमाल होंगी क्योंकि एज अ कीवर्ड वो वहां पर भी यूज हो रही हैं. कई चीजें आपको नहीं पता लगने वाली है. परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम्स दैट आर इंप्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शंस इज नॉट सो इफेक्टिव. इतनी प्रभावी नहीं है जो कमजोर वर्ग के लिए योजनाएं बनती हैं समाज कल्याण की. टू द एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी प्रोसेस. डिस्कस. विमान, एक तो होता है लॉलीपॉप, एक होता है हलवा. ये हलवा क्वेश्चन है. कारण, क्योंकि ये आपसे कह रहा है कि भाई जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो इस वजह से इतनी इफेक्टिव नहीं होती. कारण क्या है? या एक तो लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है. आपकी भलाई के लिए स्कीम बनाई, आपको कुछ हवा ही नहीं है, तो आप क्या उसमें अप्लाई करोगे? नहीं अप्लाई करोगे. तो मैं आपको बताऊं, कहीं हमारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनकी जो फंड है वो ऐसी बना रहता है, वो पूरा खर्च ही नहीं होता, फिर पैसा लैप्स हो जाता है, फिर वो जुड़ जाता है दोबारा बजट में. एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता ऑन स्टेजेस का मतलब है चाहे वो प्लानिंग का स्टेज है, चाहे वो एग्जीक्यूशन का स्टेज है, चाहे वो फिर उसका इस्तेमाल करने का स्टेज है. तो वहां पर इतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है उन सेक्शंस का. तो ऐसे में इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है? एक तो हमें वेलफेयर स्कीम्स के फॉर्मुलेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी पता हो, कुछ एग्जाम्पल्स हमें पता हो,
एग्जाम्पल्स इन द सेंस कहाँ पर गैप रहा, और कुछ बेस्ट प्रैक्टिस भी हमें पता हो, हमें वो भी पता हो कि हाँ देखो इसमें कितना अच्छा है, मीन्स वी शुड एक्चुअली नो आर गुड एग्जाम्पल्स एज वेल। ये दीक्षा कनौजिया का आप नेम नोट कर लीजिए, रख लिया। विमान ने आपका नाम नोट कर लिया है दीक्षा, ठीक है। चलिए अब 2018 का देखिए, फिर हम टॉपिक पर आने वाले हैं। जरा क्वेश्चन का एनालिसिस करना जरूरी है। काजल कह रही है लास्ट क्लास है क्या आज? काजल लास्ट क्लास कैसे हो सकती है? टेंशन मत लीजिए, अभी नहीं जा रहे हम, फोकस आज कर लीजिए यहां पर। Policy contradictions among various competing sectors, stakeholders have resulted in inadequate protection and prevention of degradation of environment. Comment with relative illustrations. तो policy contradictions यानी कि कई बार ऐसा होता है कि एक क्षेत्र के लिए जो सरकार ने नीति बनाई ना, वो एक्चुअली दूसरे क्षेत्र के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। तो अगर पॉलिसी में कंट्रडिक्शन है तो ऐसे में जो इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन होगा कि नहीं होगा, डिग्रेडेशन भी होगा एनवायरमेंट का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे सरकार ने पॉलिसी बनाई कि भाई हम सागरमाला प्रोजेक्ट ला रहे हैं, ठीक है। सागरमाला प्रोजेक्ट यानी कि हम पोर्ट्स डेवलप करेंगे, इंडिया की पोर्ट कैपेबिलिटी को डेवलप करेंगे, ठीक है। उसमें कहा हम पोर्ट्स भी बनाएंगे, साथ में कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कह रही है कि नहीं नहीं देखो, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं इसमें कई एरियाज जो है सेंसिटिव जोन्स में हैं, तो वहां पर एक्सटेंशन ऑफ दिस पोर्ट प्रोजेक्ट्स वो नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक मिनिस्ट्री की पॉलिसी दूसरी मिनिस्ट्री के साथ कंट्रडिक्शन में आ जाती है? यस और नो? आ जाती है। तो ऐसे कितने ही सारे एग्जाम्पल हमारे देश में होते हैं। अब ये कह रहा है देखिए रिलेवेंट इलिस्ट्रेशन, ये क्यों कह रहा है? क्योंकि वो देखना चाह रहा है भाई करंट अफेयर्स में जो प्रोजेक्ट चर्चा में रहते हैं डिबेट वाले, इसके बारे में आपको पता है कि नहीं पता है, राइट। पॉलिसी कंट्रडिक्शन, आप एक पॉलिसी की डिटेल दूसरे पॉलिसी की डिटेल और उससे हुए कंट्रडिक्शन। सबसे पहले बताएंगे पॉलिसी कंट्रडिक्शन होते क्यों हैं, क्यों होते हैं। क्योंकि हर मिनिस्ट्री का अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की बात करेंगे, रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, तो उसकी सक्सेस स्टोरी अलग पैरामीटर्स पे जांची जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की बात करेंगे तो उसकी सक्सेस अलग पैरामीटर्स पे जांची जाएगी। तो हर कोई अपने सक्सेस पैरामीटर के हिसाब से काम करेगा, तो कभी कभी कंट्रडिक्शंस हो जाते हैं, राइट। नाउ इसके बाद ई गवर्नेंस इज नॉट अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपोर्टेंस ऑफ द यूज ऑफ वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये भी डायरेक्ट ई गवर्नेंस से है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस का मतलब ये नहीं होता कि कोई वेबसाइट आपने खोल दी और उसके थ्रू आप एप्लीकेशन ले रहे हैं, नहीं नहीं। ई गवर्नेंस का मतलब ये भी है कि उस एक्चुअली जो वैल्यू वहां से जनरेट हो रही है उसका कैसे इस्तेमाल हो पा रहा है। केवल सुविधा दे देना इससे काम नहीं होगा, सुविधा का उपयोग करवाना, दैट इज डिफरेंट टास्क ऑल टुगेदर। हाउ फार डू यू एग्री विद द व्यू ऑफ द फोकस ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एज द मेन कॉज ऑफ हंगर takes the attention away from the ineffective human development policy in India? यानी कि आपको कहां तक लगता है, क्योंकि अलग से पॉवर्टी एजुकेशन भी एक वर्ड दिया हुआ आपके गवर्नेंस में, आपको कहां तक लगता है कि खाद्य पदार्थों की यानी कि खाने की कमी जो है वो मेन कारण है हंगर का? और एक्चुअल में ये जो हमने कारण मान लिया है, ये हमारी अटेंशन हटा देता है ह्यूमन डेवलपमेंटल पॉलिसीज इन इंडिया से। आपने सुना होगा कई बार कि देखिए हमारे देश में करीब 95,000 करोड़ 95,000 करोड़, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि एक साल में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं पेरिशेबल, वो बर्बाद हो जाते हैं 95,000 करोड़। और एक तरफ जो है हमारे यहाँ पर लोग क्या है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में कंट्रडिक्शन क्यों है? क्लियर बात ना। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, 2013 में 5 क्वेश्चन आए थे, 2014 में 6 क्वेश्चन, 2015 में 4, 16 में 5, 17 में 5, 18 में 3, 19 में 5, 20 में 2 और फिर 5, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप देख रहे हैं 4 to 5 क्वेश्चन यूपीएससी यहां से पूछ रही है, ठीक है। अब जरा सिलेबस को समझते हैं, अब ध्यान से देखिएगा सिलेबस को। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट वो बहुत ही डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाते हैं,
ठीक है, मोर ओवर क्वेश्चन हो जाते हैं, थीम पता रहती है, रिपीट हो रही हैं, कई बार क्वेश्चन स्टैटिक इन नेचर भी आते हैं। ठीक है, ट्रेंड चेंज होता रहता है, कभी स्टैटिक कभी डायनेमिक कभी दोनों। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट इतने बार पढ़ चुका होता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रीलिम्स के लिए भी फिर मेंस के लिए भी, आर्टिकल्स भी, कि वो तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाते हैं। गवर्नेंस वाले पार्ट में स्पेसिफिक थीम्स पर पकड़ बनानी चाहिए कि कहाँ कहाँ का हमें कैसे यूज करना है, तो समझ बनाना जरूरी है। इस वजह से टॉपिक वाइज में बात कर रहा हूँ यहाँ। अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैचुरी, रेगुलेटरी बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो आपका टॉपिक नंबर 8 और 9 मर्ज करके ये बनता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट टू वेरियस, तो हमने अपॉइंटमेंट की बात करी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात करी, हमने स्टैचुरी बॉडीज यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, अभी हमने उनकी चर्चा की थी, यस और नो, करी थी। अब लेकिन इन टॉपिक से जुड़ा अगर कोई डिबेट आता है, जैसे कि सीबीआई से जुड़ा डिबेट आया, राइट, तो उसकी हमने बात की, राइट, तो ऐसे में अगर कोई डिबेट आता तो उस पर भी हमें नजर रखनी है। ठीक है, जब आप बेसिक आपके जो नोट्स हैं उनको रेफर कर लें, आर्टिकल्स आप रेफर कर ही रहे हैं, उसके बाद एंड पॉइंट पे अपने आंसर्स की क्वालिटी में वो डेप्थ लाना है, तो मैं आपको ये सोर्स रेफर कर रहा हूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की एक बुक है, ऐसा नहीं कि इस बुक को ही खरीद लेना है, मतलब स्पेसिफिकली केवल टॉपिक के रेफरेंस के लिए यहाँ पर इंसाइट्स दी हुई है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, परफॉर्मेंस एंड डिजाइन, केवल रीड कर लेंगे, पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन ये लास्ट पॉइंट पर है जब आप बिल्कुल मेंस के लिए तैयार हैं। एनालिटिकल असेसमेंट दिया हुआ है इसमें बेसिकली किस बात का, कि एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशन बने क्यों हैं ऐसे। ठीक है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। गूगल करेंगे तो कई सारे पॉइंट्स आपको इस बुक से, इस टॉपिक से वैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये तो टॉपिक आप थोड़ा कंफर्टेबल होंगे क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। तो क्वेश्चन कह रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग क्षेत्र में विकास के लिए सरकार क्या कर रही है और उनका एनालिसिस और उनसे जुड़ा हुआ इशू। ठीक है, तो ऐसे में यही जो बुक मैंने आपको बताई, इसमें भी कंटेंट ठीक है, मतलब उसको आप रेफर करेंगे तो थोड़ा डेप्थ मिल जाती है। अल्टीमेटली हमें करंट का इस्तेमाल करना है। साथ में इकोनॉमिक सर्वे में भी ना सेक्शन होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर कमेंट्री होती है, तो हम उनको भी रेफर करेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे अल्टीमेटली आपको वैसे भी पढ़ाया जाना है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी वाले पार्ट के लिए, और समरी हम उसको रेफर करना ही, मतलब दो चीजें हैं, एक तो आपकी इंडिया ईयर बुक, ठीक है, वो भी सेलेक्टिव। जैसे कि जब मैं बात करता हूँ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट की, तो ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके अब रटने की कोशिश करें, दैट इज टू मच कंटेंट। तो सिलेक्टिवली इंडिया ईयर बुक उठाना जब आ जाएगी, ठीक है, तो उस टाइम पर केवल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज को गो थ्रू करना है, जिसे पता रहे कि अपडेटेड अभी कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है। ऐसा एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में बना देती है। ठीक है, IYB इंडिया ईयर बुक, क्लियर है। साथ में इकोनॉमिक सर्वे में जो कमेंट्री होगी गवर्नमेंट पॉलिसी पे, तो वो कुछ पॉइंट, ऐसा नहीं कि बहुत डीप वाली कोई गहरी और रिसर्च वाली मैं बात कर रहा हूँ भाई, सीधी बात है, इस गवर्नमेंट पॉलिसी पे 15 पॉइंट या 10 पॉइंट जो इकोनॉमिक सर्वे ने दिए हैं, कई बार 7-8 पॉइंट, तो वो आपको पता होने चाहिए। जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसकी समरी भी यूट्यूब पर भी आएगी, आपके पास वैल्यू एडिशन कंटेंट में भी, आपके फाउंडेशन कोर्स में भी आएगा अलग से, तो आप सीधे उस कंटेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ NGOs, SHGs यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरियस ग्रुप, एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स, यानी कि स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संस्थाएं, इनका क्या काम है डेवलपमेंटल प्रोसेस में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी पता होना चाहिए, और ये है क्या, क्यों इनका आइडिया है, ये भी पता होना चाहिए। नीति आयोग की स्पेसिफिक रिपोर्ट पर वीडियो और समरी, जो भी आपके करंट में भी आता है, वैल्यू एडिशन कंटेंट में भी आएगा, तो सीधे आपको पता होना चाहिए कि अच्छा सर ने बताया था, ये टॉपिक समझाया तो था ही, समझाएंगे अभी हम आपको, ठीक है, कवर करेंगे इसको एज अ टॉपिक, हम आने वाला है ये टॉपिक, लेकिन इसमें नीति आयोग ने अगर कुछ कहा आगे तो उसको भी हमें अपडेट रखना होगा। और इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
7 से 8 पॉइंट हमारे पता होने चाहिए कि एनजीओ पे, चलो ये 7 से 8 पॉइंट मुझे मिल गए। जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन में मान लीजिए आपको 200 शब्द लिखने हैं, 200 शब्द में 8 से 10 पॉइंट। जब मैं इसको टॉपिक को भी पढ़ाऊंगा आपको तो वहीं पर डिटेल में डिस्कस हो जाएगा, राइट। तो आपको 8-10 पॉइंट तो सीधा, उससे ज़्यादा पॉइंट तो मैं ही पढ़ा दूंगा, राइट। जो बस अपडेशन आएगा, अपडेट रहना, वैल्यू एडिशन कंटेंट से रेफर कर लेना है। तो ये चीज़ें मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, हर एक चीज़ आपकी बिल्कुल सॉलिडिफाई हम यहाँ पर करते चल रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल्स इन न्यूज, समरी, कंक्लूजन। अब ध्यान रखिएगा पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़नी इसकी। जैसे हम बोलता हूँ ना नीति आयोग रिपोर्ट, तो उनको लगता है सर अब तो नीति आयोग के डॉक्यूमेंट निकालेंगे। अब वहां पर आपको रिपोर्ट मिलेगी 237 पेज की, 237 पेज की नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ोगे, इतने में लक्ष्मीकांत या अपने नोट्स पढ़ोगे, अपने नोट्स पढ़ना। यहाँ तो केवल जो कंटेंट वैल्यू एडिशन वाला है, करंट में कवर कराया जा रहा है, केवल वो देखना है, नॉट फुल रिपोर्ट, ध्यान रखना। कई ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे वो बताएंगे आपको इंप्रेस करने के लिए, विमान जैसे, कि मैं तो नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ के आया हूँ, ठीक है। तो इनसे कहना तुम खुद पढ़ो इसको, ठीक है, हमें स्मार्ट वर्क करने दो। अल्टीमेटली एक क्वेश्चन आना है, 10 से 12 पॉइंट हमारे पास तैयार होने चाहिए, सर ने तैयार कराई दिए हैं। अपडेशन हम जो हमें मिल रहा है यहाँ पर उससे हो जाएगा, एक क्वेश्चन करना है। विमान को बधाई दे देना कि तुम रिसर्च करते रहो इस पे, हम आगे पॉलिसी बनाएंगे इन पे। खैर, टॉपिक नंबर 12, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, यानी कि जो वल्नरेबल सेक्शन, जो कि पिछड़ा वर्ग है, ऑफ द पॉपुलेशन, बाय सेंटर एंड स्टेट्स, द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया ईयर बुक में अलग से ये जो मिनिस्ट्रीज हैं इनका सेक्शन रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, कि भाई कौन कौन सी स्कीम बना रही है। अच्छा, आईसीडीएस स्कीम है, अच्छा सबला स्कीम है, तो मतलब जो भी स्कीम्स हैं, ठीक है, उनको हमें गो थ्रू करना होता है कि भाई वो किस लिए बनी, क्या उनका अचीवमेंट रहा, कुछ गैप भी हैं क्या, कुछ सुधार भी किया जा रहा है क्या, वो पॉइंट इंडिया ईयर बुक में इन मिनिस्ट्रीज को लेकर रहता है। तो देखिए वहां पर सारी मिनिस्ट्रीज होंगी, लेकिन सारी नहीं पढ़नी हमें पढ़नी है ये मिनिस्ट्रीज, इन पर फोकस रखना है, क्योंकि हमारे टॉपिक क्या है, वल्नरेबल सेक्शन। वल्नरेबल सेक्शन पर डायरेक्ट फोकस करनी है इन मिनिस्ट्रीज की स्कीम। बात समझ में आ रही है? अगर ये क्लियर हो तो मेंशन यस। इंडिया ईयर बुक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, स्टोर पे भी मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। जब आएगी मैं खुद उस पर वीडियो भी बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कि इस पेज से इस पेज, वैसे तो इतनी मोटी बुक होती है, सारी वो बाइबल की तरह नहीं पढ़नी होती, सिलेक्टिव होगा कि भाई 15 पेज ये वाले हैं, वो यहाँ से आप उठा लोगे, ठीक है, 7 पेज ये वाले हैं, 10 पेज ये वाले हैं, यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। क्लियर है बात? परफॉर्मेंस ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्शन, बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। अब देखिए इसमें कई सारे पार्ट वो भी आप यूज करेंगे जो अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करी थी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाले पार्ट में। जैसे हमने एनसीपीसीआर की बात करी, कल हमने चाइल्ड राइट की बात करी, तो चाइल्ड राइट्स भी क्या है, चाइल्ड भी क्या है, वल्नरेबल सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखते हैं इस वाले पार्ट को, ये देखिए क्या कहता है आपका ऑफिशियल सिलेबस यूपीएससी का, इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल कोविड टाइम्स में। कारण मैं क्यों कह रहा हूं भाई, ये सिलेबस तो पहले बन गया था लेकिन कोविड बाद में आया है, तो कोविड के दौरान स्पेसिफिकली सरकार ने क्या क्या प्रयास करे, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का एक बहुत बड़ा रोल हमारे यहाँ पर हंगर स्पेसिफिक केस में रहा कि नहीं रहा, यस और नो? बिल्कुल रहा। एमजी नरेगा स्कीम ने रूरल सेक्टर में एक बड़ा रोल प्ले किया कोविड के दौरान या नहीं? बिल्कुल किया, क्योंकि रूरल सेक्टर जो माइग्रेट करके लेबर्स आए वो अपना काम छोड़कर आए, मनरेगा की वजह से हमने उनकी इनकम को इम्प्रूव किया, उनकी इनकम को इम्प्रूव करने से मार्केट में डिमांड बनी, डिमांड बनने की वजह से कई सारे सेक्टर्स में प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कई सारे सेक्टर्स में दोबारा से जॉब रिवाइव हुई, राइट। तो ऐसे में जो डेवलपमेंट का इशू है उसको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मनरेगा स्कीम, इनके प्रयोग से रूरल सेक्टर में पॉवर्टी, हंगर के इशू को डील किया है, राइट। तो इसमें ये आपकी फूड सिक्योरिटी बिल, पीडीएस रिफॉर्म यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें, इसमें क्या रिफॉर्म, पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम, पॉवर्टी लाइन कंट्रोवर्सी, मेल न्यूट्रिशन, ये सब इसमें आ जाएगा। देखिए पॉवर्टी एज अ टॉपिक, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप जीएस पेपर 3 में भी पढ़ते हैं,
ठीक है, इकोनॉमी वाले सेक्शन में, लेकिन हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं, तो यानी कि ओवरलैप है ये आपका सिलेबस का। ठीक है, यहाँ पर हम स्कीम्स के पर्सपेक्टिव जानते हैं। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्लस EPDS यानी कि एक प्रोएक्टिव गवर्नेंस का मॉडल है कि राशन की दुकान पर नहीं जाना, आपके आसपास आधार के द्वारा जो एक वो आएगा, कार्ट आएगा, और आप उसमें अपना जो भी आपका जिसमें आप लेना चाहते हैं उस सामान को आधार कार्ड स्कैन करके आपका उसमें आ जाएगा, जैसे दिल्ली में इस्तेमाल हुआ। यस, दिल्ली में। तो आपको इन मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक नंबर 13 देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो इसमें डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए, अभी मैं इस पे बात भी करने वाला हूँ कि भाई यूएन क्या कहता है, गुड गवर्नेंस हम किसको कहते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन के लिए कोई ऐप, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, पोर्टल गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। मॉडल सक्सेस क्या हुआ इसका, लिमिटेशंस क्या है इसकी। सिटीजन चार्टर की हम बात करेंगे अभी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन एंड अदर। अब इसके लिए सेकंड ARC जो रिपोर्ट है आपकी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो सेकंड ARC है, ध्यान रखिएगा। कई लोग कहते हैं, ये ना एक मिथ बना हुआ बच्चों में कि कहते हैं भाई गवर्नेंस की बात है तो ARC रिपोर्ट डिटेल में पूरी पढ़ेंगे हम। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन मेरा कहना है कि टॉपिक वाइज पढ़िए, केवल समरी जाननी है। जैसे हम भी डिस्कशन करेंगे ARC को, हम यहाँ कोट करने वाले हैं ऑलरेडी। ठीक है, करना है तो समरी यूज करनी है। जैसे इसका जो इंट्रोडक्टरी आर्टिकल है सेकेंड ARC रिपोर्ट में, प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड, ये एक आर्टिकल उसमें दिया हुआ है। अभी गूगल करोगे आपके सामने आर्टिकल आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना उसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। विल बी वेरी यूजफुल, क्योंकि इस टॉपिक के लिए सीधा मसाला आपको यहाँ से मिल रहा है। मैंने आपको क्या कहा भाई, क्वेश्चन एनालिटिकल आएगा, 10 से 12 पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। सीधा आर्टिकल डाउनलोड करना है, क्लास के डिस्कशन को भी ध्यान रखना है, जो आपके नोट्स हैं उसको रेफर करना है, आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत होगा नहीं। ठीक है, ई गवर्नेंस कंसेप्ट्स एंड सिग्निफिकेंस, ये एक बहुत ही सिंपल सी PDF है, ये इग्नू की वेबसाइट पर है, जिसमें बहुत ही बेसिक से बता रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे भी। तो ऐसे में ई गवर्नेंस का हम भी बात करेंगे, बेसिक कंसेप्ट की हम बात करेंगे, लेकिन ये केवल गो थ्रू करने के लिए, आपके लिए एडिशनल रेफरेंस के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आपके पास ऑलरेडी मसाला दिमाग में रहेगा। ठीक है, अब ये है आपका लास्ट टॉपिक, ये है रोल ऑफ सिविल सर्विस इन अ डेमोक्रेसी। हालांकि जैसे ही मैं गुड गवर्नेंस की बात करूंगा, गुड गवर्नेंस के मेजर्स की बात करूंगा, तो एक्चुअली वहां पर रोल ऑफ सिविल सर्विसेज वो अहम होगा। इसके लिए सेकंड ARC रिपोर्ट में जो 10th रिपोर्ट है, रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन में क्या क्या और सुधार भी होने चाहिए, हैज होल चैप्टर। इसमें जो चैप्टर 4 है आप उसको रेफर करेंगे, अभी आप गूगल करेंगे ये तुरंत आपका डाउनलोड हो जाएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मतलब मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ कि सीधे पिन पॉइंटेड, कि मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन बनना है, इसको रेफर करना है, रिक्वायर्ड मसाला आपके पास आ जाएगा। अब दुनिया जहान की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम क्लियर करना है, पढ़ने के लिए ऑलरेडी आपके पास अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। क्लियर है बात? अभिषेक, PSR ऑप्शनल की 5 क्लासेस होंगी एक हफ्ते में। जो सैटरडे वाला पार्ट होगा वो डाउट के लिए, रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए होगा आपकी। जिन्होंने PSR ऑप्शनल लेना है तो कोर्स इज अवेलेबल, सीट्स आर, तो एक्चुअली आपको ले लेना चाहिए, दैट इज माय एडवाइस। इंटरेक्शन हम स्टार्ट कर देंगे, उस पर कोई डाउट होगा आपका तो आई कैन ऑल्सो टेक अ पर्सनल जूम सेशन विद यू। चलिए अब जरा PSR ऑप्शनल की जो ड्यूरेशन होगी वो 5 मंथ्स होगी, और जो टाइमिंग होगी वो 1 से 4 होगी, बीच में गैप होगा। ठीक है, हिंदी का कंटेंट अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, लेकिन क्लास हमारी इंग्लिश होगी, इंग्लिश हिंदी जैसे अभी हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र, चाणक्य ने कहा कि देखो, उस टाइम पर भी वो कह रहे थे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड गवर्नेंस। ही सेड इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स लाइज हिज हैप्पीनेस, इन दिस देयर वेलफेयर लाइज
द वेलफेयर, यानी कि किसी भी राजा की खुशी केवल प्रजा की खुशी में है, किसी भी राजा और राज्य का कल्याण लोगों की खुशी में है। तो यानी कि गुड गवर्नेंस एज अ आइडिया वाज देयर फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स इन इंडिया, यानी कि प्राचीन काल से ही भारत में था। जब मैं अर्थशास्त्र शब्द की बात करता हूं तो प्रेजेंटली अर्थशास्त्र शब्द को हम जोड़ते हैं इकोनॉमिक्स से, लेकिन एंशिएंट टाइम में जब चाणक्य अर्थशास्त्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे तो इट्स अ फिनोमिनल बुक, फिनोमिनल वर्क, जिसमें कि उन्होंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, टैक्स एस्पेक्ट्स और आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट्स होते हैं, गुड गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स होते हैं, सब पर उन्होंने बात की है इसमें। क्लियर है? महात्मा गांधी, उन्होंने भी सुराज शब्द का इस्तेमाल किया। सुराज का मतलब क्या होता है विमान? गुड गवर्नेंस, यानी कि सुशासन, यानी कि ऐसा राज जो कि अच्छा राज हो। अब अच्छे राज के मायने भी तो तय होने चाहिए। पहला मायना तो यह है कि जनता की समृद्धि हो, जनता खुश रहे। इवन चाणक्य ने तो गुड गवर्नेंस पर कहा था कि देखो, मेटेरियल वेलबींग शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द किंग, यानी कि लोगों की आर्थिक समृद्धि राजा की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। विमान, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, तुम्हारा घर नहीं चल पा रहा, इतनी सुविधाएं नहीं मिल रही कि तुम पैसा कमा सको, तो मुझे बताओ सड़क पे आओगे कि नहीं आओगे? नहीं। क्या करने? क्या करने आओगे? चिंता ही करते। हाँ, चिंता ही करते। क्या करने? चिंता ही करने। मतलब रॉबरी सर। अच्छा, रॉबरी, रोड रॉबरी। रोड रॉबरी करोगे, क्राइम में जाओगे, यानी कि अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, हम ये कह सकते हैं, राइट? तो गवर्नेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ध्यान रखिए, गवर्नेंस के दो एस्पेक्ट हैं, एक तो फैसला लेना और दूसरा फैसले को इंप्लीमेंट कराना। मेरा ये मानना है कि आप में से ज्यादातर लोग अभी ये समझते होंगे गवर्नेंस शब्द केवल गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन विमान, क्या वो बात सही होगी? नहीं होगी, क्योंकि गवर्नेंस में गवर्नमेंट वर्ड जरूर है, लेकिन गवर्नेंस का मतलब केवल सरकार तक सीमित होना नहीं है। कारण, सबसे पहले तो मीनिंग देख लीजिए, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग आपको बताया, पहले तो फैसले लेने हैं और फिर इंप्लीमेंट कराने हैं, और फैसले ऐसे होने चाहिए जिससे जनता का उद्धार हो, राइट? अब डिसीजन मेकिंग, डिसीजन टेकिंग और डिसीजन इंप्लीमेंटेशन ये अलग अलग लेवल पर हो सकता है। नेशनल लेवल पर हो सकता है, रीजनल लेवल पर हो सकता है, लोकल लेवल पर हो सकता है, कॉर्पोरेट लेवल पर, फैमिली लेवल पर। कारण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल सुना है आपने? क्या मतलब होता है? जो कॉर्पोरेट गवर्न होती है, जो फ्रेमवर्क के द्वारा। जी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट हैं, वो जिस फ्रेमवर्क के द्वारा वहां पर फैसले लिए जाते हैं, इंप्लीमेंट कराए जाते हैं, उसको हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं। फैमिली में भी गवर्नेंस होती है कि नहीं होती है? होती है, लेकिन गवर्नेंस नहीं कह सकते। गवर्नेंस नहीं कह सकते, लेकिन कह सकते हैं। कह सकते हैं, बट थोड़ा इलॉजिकल सा लगता इलॉजिकल सा लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, क्योंकि गवर्नेंस एक्चुअली वो वहां पर भी इस्तेमाल होता है। कारण, क्योंकि फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी की एक संस्था है ना, परिवार, तो वहां पर भी तो फैसले लिए जाएंगे कलेक्टिवली लोगों के लिए, फिर फैसले इंप्लीमेंट कराए जाएंगे। ये होता है कि नहीं होता है भाई? कोई फैमिली बिना फैसलों के चलती है क्या? आप घर से बाहर रह रहे हो जमतारा से, तो किसी ने, परिवार ने, किसी ने फैसला लिया होगा, फिर इंप्लीमेंट कराया होगा। हाँ, आपने लिया है तो देखो, आपने ही फैसला लिया, इंप्लीमेंट कराया। आगे आपके बीवी आएंगी, शायद हो भी, कल आप बता रहे थे एक्सप्लॉइटेशन करते हो, या बच्चे आएंगे, तो वहां पर फैसले लेने, इंप्लीमेंट कराने, राइट? तो फैमिली गवर्नेंस भी आती है, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस में तो हम एक टर्म पढ़ते हैं, गवर्नमेंटैलिटी, यानी कि एक्चुअली सफल गवर्नमेंट अगर करनी है तो उसके लिए क्या तत्व दिमाग में होने चाहिए, जिन पैरामीटर्स से एक्चुअली आप गवर्न कर सकते हैं, क्या बेसिक पैरामीटर्स हैं। खैर, बैक टू दिस, गवर्नमेंट इज अ की एक्टर इन गवर्नेंस। इस वजह से आप लोग क्या करते हैं, केवल गवर्नमेंट को याद रखते हैं जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं, राइट? क्योंकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट गवर्नेंस, क्योंकि भारत में लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो कौन लेती है? सरकार लेती है। इंप्लीमेंट कौन कराती है? सरकार कराती है। लेकिन मान लो मेरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेरे पास 10 करोड़ लोग हैं, है मेरे पास ऐसी एक संस्था, 10 करोड़ लोग मेरे फॉलोअर हैं, तो ऐसे में जो उस एरिया का प्रशासन है, जिस तरीके से वो इंप्लीमेंट करते हैं स्कीम्स को, या उन लोगों के लिए फैसले लेते हैं, क्या केवल गवर्नमेंट ही उन लोगों के लिए फैसले लेगी या मैं भी लूंगा? बिल्कुल मैं भी लूंगा।
मैंने कहा ये होना चाहिए, ये इससे आपका कल्याण होगा। तो ऐसे में लोगों के जीवन पर वो फैसले काम करेंगे, राइट। फिर इस स्वराज और सुराज के बीच बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, स्वराज और सुराज दोनों ही डिफरेंट वर्ड हैं, ठीक है। सुराज एक स्टेज है, यानी कि जहां पर अच्छा राज होगा। स्वराज एक रास्ता है जिसके थ्रू आप सुराज ला सकते हैं, ऐसा गांधी जी का कहना था। गांधी जी का कहना था कि स्वराज की शुरुआत इंडिविजुअल से होती है, व्यक्ति से होती है। विमान, आप स्वराज के थ्रू जीवन जीते हैं कि नहीं जीते हैं? जीते हैं। विमान कह रहे हैं स्वराज के थ्रू जीवन जीते हैं। गांधी जी का मानना था स्वराज में कि एक्चुअली आपका अपने ऊपर राज, इसको हम कहते हैं स्वराज। विमान, आप जो आपकी फिजिकल टेम्पटेशंस हैं उनमें बहक जाते हो या उनके बियॉन्ड आप अपने जीवन पर राज करते हो? बताओ। ये कह रहे हैं कि उसके बियॉन्ड राज करते हैं। आपको लगता है विमान ऐसे उसके बियॉन्ड राज करते होंगे? नहीं। बच्चे कोट कर रहे हैं कि आर्टिकल 377, सेक्शन 377 हमें याद है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वराज की शुरुआत फ्रॉम इंडिविजुअल होती है। गांधी जी का ये कहना था, जब हम में से हर कोई अपने ऊपर राज रखेगा, ये जो इंद्रियां हैं इनसे जो छोटे छोटे सुख हैं उनके पीछे नहीं भागेगा, तब जाकर आपका अपने ऊपर राज आएगा, राइट। जब हम हर कोई ऐसे जिएगा तो मुझे बताइए, क्या दूसरे का नुकसान करेगा? दूसरे का नुकसान तो आदमी तभी करता है ना जब उसका अपने ऊपर राज नहीं होता। अगर अपने ऊपर राज हो जाए ना तो जीवन में जो पाना चाहते हो पा लोगे। बहुत गहरी बात है, अगर अपने ऊपर राज हो जाए। बहुत मुश्किल है। लेकिन अपने ऊपर, क्योंकि अब वो इसलिए नहीं पा पाते, कारण क्या है? क्योंकि छोटी अपने ऊपर राज नहीं है। कभी रील्स ही चल रही है, आधे पौन घंटा उसमें चला गया, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, तो सेट ऑब्जेक्टिव है वो वहां चल ही नहीं पा रहे, राइट। बहुत डिस्ट्रैक्शन है जीवन में। तो कहने का मतलब है अपने ऊपर राज, उसके बाद फिर आता है सोसाइटी। सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली हुआ, गांधी जी के लिए विलेज हुआ, फिर आगे विलेज के बाद होता है स्टेट। तो जब इंडिविजुअल्स इस तरीके से रहेंगे तो उसके बाद आता है विलेज। विलेज लेवल पे फिर स्वराज का मतलब अलग हो जाएगा। वहां टेम्पटेशन नहीं है, वहां पर होगा कि आप अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकते हो। जब आप अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकते हो तो आपकी डिपेंडेंस ऑन अदर लेवल्स वो कम हो जाएगी। तो जब आप अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर पाओगे तो मुझे बताओ हार्मनी आएगी कि नहीं आएगी सोसाइटी में? भाई डिसहार्मनी कब आती है? जब जरूरतें पूरी नहीं होती, तब छीना झपटी करते हो आप लोग, है कि नहीं? तो उस आइडिया से गांधी जी कह रहे थे कि आएगा स्वराज से सुराज। ये बात क्लियर हो गई हो तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर। अल्ट्रा क्लियर। अब देखिए, मैंने कहा गवर्नमेंट की एक्टर है गवर्नेंस में, लेकिन गवर्नमेंट ओनली एक्टर नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस में अहम रोल तो एनजीओज भी निभाती हैं, कोऑपरेटिव बॉडीज भी निभाती हैं। भाई लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए कोऑपरेटिव बॉडीज भी काम करती हैं, जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव बॉडी, एसोसिएशंस भी काम करते हैं, यूनियंस भी काम करती हैं, रिलीजियस लीडर्स भी काम करते हैं। तभी तो मैं कह रहा था मेरे 5 करोड़ फॉलोवर हैं। तो ऐसे में मैं भी गवर्नेंस एक तरीके से कर रहा हूं, उनके जीवन को प्रभावित मैं भी कर रहा हूं, उनके लिए सुविधाएं मैं भी ला रहा हूं। इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स कुछ एरियाज में, इंडस्ट्री, पॉलिटिकल पार्टीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लॉबीज, थिंक टैंक, मिलिट्री, ये सभी एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस किसी ना किसी तरीके से, जिस तरीके से शासन होता है उसको प्रभावित करती हैं। क्लियर है बात? इन गवर्नेंस ऑल एक्टर्स अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, एक तो हो गया गवर्नमेंट और उसके अलावा जितने भी एक्टर्स हैं, जैसे कि एनजीओ हो गई, बाबा जी हो गए, पॉलिटिक आपके ये हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है। तो इन सबको फिर हम वर्ड यूज करेंगे सिविल सोसाइटी, यानी कि गवर्नमेंट और मिलिट्री को अलग कर दीजिए और बाकी सबके लिए हम कहते हैं ये है सिविल सोसाइटी, ठीक है। सिविल सोसाइटी यानी कि समाज का ही वो भाग जो कि समाज के उद्धार के लिए काम करता है, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिविल सोसाइटी कहेंगे। ये बात क्लियर है तो मेंशन यस। अब सिटीजन्स हमेशा कोर पर होते हैं गुड गवर्नेंस की, यानी कि गुड गवर्नेंस लानी है तो आपकी नजर किस पे होनी चाहिए? नागरिकों के जीवन को बेहतर करने के लिए। तो जब नागरिकों को जीवन को बेहतर करना है तो यानी कि जो भी आप फैसले लेते हैं उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए जो मॉडल बनाते हैं उसके केंद्र में आपको किसको रखना पड़ेगा? नागरिकों को रखना पड़ेगा। तभी जाकर आप क्या लाएंगे?
गुड गवर्नेंस लाएंगे। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था, कोई समूह अपने आप के हितों को बीच में रखता है, उसके आधार पर फैसले लेता है, तो क्या गुड गवर्नेंस आने वाली है? यस और नो? ये कह रहे हैं यस, सुन लीजिए। और ये कह रहे थे कि इनके जीवन में भटकाव नहीं है, इन्होंने इंद्रियां विजय कर ली हैं। चलिए खैर, नाउ अब जरा वर्ल्ड बैंक की परिभाषा हम देखते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या डिफाइन करता है गवर्नेंस को? तो आपके पास मल्टीपल डेफिनेशंस होंगी, तो आंसर आपका एनरिच होगा, राइट? मिहिर ये पीपीटी हो जाएगी अपलोड, टेंशन मत लो आप, ठीक है? हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। सीधा सीधे वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि देखिए, हमारे हिसाब से गवर्नेंस का मतलब है किसी देश के जो आर्थिक और सामाजिक संसाधन है उसका प्रयोग विकास के लिए कैसे होता है। अब जो फैसले लिए जाते हैं वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बेहतर इस्तेमाल के लिए तो किए जाते हैं। अच्छा, सोशल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सोसाइटी से जुड़े हुए जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे ये हमारी ग्राम सभा वगैरह, ये भी सोशल रिसोर्सेज का ही पार्ट है। सुशील यादव पूछ रहे हैं क्या हो रहा है ये। सुशील यादव, टाइम से अगर क्लास में आ जाओगे तो पता लग जाएगा, है कि नहीं? चलिए, नाउ कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। देखिए, सोशल रिसोर्सेज में बताऊं, जैसे यस अभिजीत, क्योंकि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात करने वाले हैं। चलिए, सभी के मैसेजेस मुझे आते रहते हैं। चलिए, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, सोशल रिसोर्सेज जैसे कि लोग, जनता, ये जो डेमोग्राफी है ये समाज का रिसोर्स है ना। अच्छा, क्या सरकार के फैसले हमारी जनता का कैसे प्रयोग होगा देश की तरक्की के लिए उसको प्रभावित करते हैं? मुझे जरा एग्जाम्पल बताइए। ऐसा तो ये सिर्फ लिखी हुई बात हो जाएगी, समझ में नहीं आई बात, बताइए कैसे। हाँ जी, जैसे कि सबसे पहली बात, सरकार किस तरह की सुविधाएं जनता के लिए ला रही है, तभी तो सामाजिक संसाधन का प्रयोग होगा। जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन, दो ऐसे पिलर हैं। अगर आपने हेल्थ के लिए उचित सुविधाएं दी तो आपको नहीं लगता कि हमारा जो समाज है उसमें ऑन एन एवरेज लोग हेल्दी होंगे? जब हेल्दी होंगे तभी तो वो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, भाई, है कि नहीं? एजुकेशन, एजुकेशन पर सरकार किस तरह की सुविधाएं दे रही है? क्या केवल प्राइमरी एजुकेशन को ही सपोर्ट कर रही है या फिर हायर एजुकेशन के लिए भी जरूरी सुविधाएं वहां पर हैं, राइट? तो किस तरह की स्किल दे रही है, किस तरह की सुविधाएं हेल्थ में है, किस तरह की सुविधाएं एजुकेशन में है। अच्छा, मुझे बताइए, हमारे सरकार की जो पॉलिसी है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सोशल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, क्या हमारे सरकार की पॉलिसी और फिनलैंड के सरकार की पॉलिसी सेम होगी? नहीं, अलग अलग है, राइट? सरकारें अलग तो तरीके अलग गवर्नेंस के। तो मुझे बताइए, जब सरकार अलग, तरीके अलग, तो अल्टीमेटली जनता पर उन नीतियों का प्रभाव और उस देश के भविष्य पर उसका प्रभाव वो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? यस और नो? बिल्कुल अलग अलग होगा, क्योंकि चैलेंजेस भी तो अलग अलग है ना। जैसे जब मैं वर्क कर रहा था दिल्ली सेक्रेटरीट में, तो मेरे पास एक दिन एक व्यक्ति आए, तो वो किसी जर्मन कंपनी में सीईओ रह चुके थे और वो रिजाइन करके आए। उन्होंने कहा कि मैं अब इंडिया वापस आ गया हूँ और वो अब अपनी गुड़गांव में अलग से कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ पर जब यूरोप में था, तो यूरोप में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं एक देश से दूसरे देश। तो ही वाज टेलिंग मी कि वो स्वीडन में जा रहे थे और स्वीडन में ही वाज ड्राइविंग विद हिज कार अलोंग विद अ फ्रेंड। तो ड्राइव करके जा रहे थे, तो ऐसी सीनरी, बिल्कुल क्लीन सड़कें और दूर दूर तक ग्रीनरी, ऑर्चर्ड्स यानी कि फलों के बाग लगे हुए हैं, बिल्कुल नीटली मेंटेन्ड। बीच में से जा रहे हैं तो देखा क्या काउंटर लगा हुआ है और वो रुके, काउंटर पे फल रखे हुए फ्रेश, कोई है नहीं काउंटर पे, प्राइस लगा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, यानी कि आप जो फल लेना चाहते हैं, पैकेट्स लगे हुए हैं, तो उस पैकेट का प्राइस लिखा हुआ, आप पैकेट लो, गाड़ी में रखो और उस जो भी प्राइस लिखा हुआ उसको आप उस बॉक्स में डाल दो। तो ऐसा सिस्टम वहां पर स्वीडन में हो पा रहा है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको नहीं, इसी तरीके से हम भी यहां मैनेजमेंट स्टैब्लिश करेंगे। तो विमान कह रहे हैं कि काउंटर भी गायब हो जाएगा।
खैर, वही जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट करती है गाड़ियाँ, तो वहाँ सामान का कारण क्या है? क्योंकि चैलेंजेस अलग है ना। स्वीडन में रिसोर्सेस सरप्लस में हो सकते हैं, जनता कम हो सकती है। स्वीडन की सरकार जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनको सब्सिडी दे रही है कि बच्चे पैदा करो, नहीं तो हमारे पास जवान जनसंख्या नहीं रहेगी। वहां पर जो कपल्स हैं वो कह रहे हैं कि क्या करेंगे बच्चे पैदा करके, टाइम बर्बाद, करियर बर्बाद। तो अपना करियर पे फोकस करते हैं। सरकार कह रही है कि भाई हम compete कैसे करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, वी नीड पीपल, तभी तो प्रोडक्शन होगा, तभी सर्विसेज होंगी, तभी तो इकोनॉमिकली एम्पावर होंगे हम। तो ऐसे में स्वीडन की सरकार दूसरे देशों को भी लोक लुभावने सुविधाएं दे रही है और उनको कपल्स को सब्सिडी दे रही है। हमारे यहाँ पर सब्सिडी देने की जरूरत है क्या? विमान है क्या जरूरत? नहीं। हमारे यहाँ लोग देश की तरक्की में खुद ही इंटरेस्टेड है। वी आर फोर साइटेड पीपल, हम बहुत आगे की सोचते हैं। खैर, नाउ कंपोनेंट ऑफ गुड गवर्नेंस। अब कंपोनेंट क्या है गुड गवर्नेंस के? क्या वर्ल्ड बैंक कहता है? कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट यानी कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी क्षमता क्या है और कितनी एफिशिएंसी से वो अपना काम कर पाती हैं। अकाउंटेबिलिटी, संस्थाओं के पास क्षमता भी है और एफिशिएंसी भी है, लेकिन जवाबदेही नहीं है। अगर जवाबदेही का आपने कोई स्ट्रक्चर ना बनाया ना, और पॉलिसी आपने बना दी कि चलो हमने इंस्टीट्यूशन बनाया, ये एक नई संस्था बना दी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं करी, तो मुझे बताइए क्या वो अच्छे से काम करेगी? नहीं करेगी। तो फ्लॉ फिर उनका मत मानिएगा जो लोग उस संस्था में काम करें, फ्लॉ अपना मानिए, कमी अपनी मानिए, क्योंकि आपने गुड गवर्नेंस के इस वाले पॉइंट को सोचा ही नहीं। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही किसी ना किसी दूसरी संस्था को, और वो अच्छे से आपको मैनेज करानी पड़ेगी। यू नीड टू ब्रिंग सम रूल। लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट, कि एक्चुअली कानूनी जिम्मेदारी होगी संस्था की इस तरीके से विकास सुनिश्चित करे। इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, और ट्रांसपेरेंसी रखने का मतलब है कि उसके कार्यकलापों से जुड़ा, मीन्स फॉर द वर्किंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उससे जुड़ी जानकारी होगी वो उसको मुहैया करानी पड़ेगी। कमीशन ऑन ग्लोबल गवर्नेंस। अब मैं आपको ये मल्टीपल डेफिनेशंस इसलिए बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए तो आपके पास मल्टीपल डेफिनेशंस है दिमाग में, ठीक है। तो कमीशन ऑन ग्लोबल गवर्नेंस बनी 1995 में। तो इसने क्या डिस्क्राइब किया? तो एक तो आपको वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन पता लग गई कि भाई इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज को अच्छे से इंप्लीमेंट कराना, उसका अच्छे से इस्तेमाल करना। इनका कहना है सम ऑफ मैनी वेज इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, यानी कि ऐसे तौर तरीकों का हम एक जोड़ मान लें जिसके थ्रू हम लोगों को, संस्थाओं को, जनता को, चाहे वो निजी है चाहे सरकारी में काम कर रही है, मैनेज देयर कॉमन अफेयर्स। यानी कि अल्टीमेटली हमारे जो ऐसे मुद्दे हैं, हम हर में से हर किसी को प्रभावित करते हैं, मिलाकर हम उन मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में कोऑपरेशन, इस बारे में इंश्योर करना, यही एक तरीका है गुड गवर्नेंस का। जी हाँ, जीएस पेपर 4 में भी ये जो मैं बातें आज कर रहा हूं ये काम आएंगे आपके। इमॉन, अब मैंने आपको बताया था कि गवर्नेंस की जब बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? केवल गवर्नमेंट आती है, राइट। लेकिन विमान, जब मैंने कहा कि मुझे 5 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, गुरु मानते हैं, जो मैं कहता हूं उससे उनका उद्धार होता है, तो ये गुड गवर्नेंस लाएगा कि नहीं लाएगा? मुश्किल है। तुम विश्वास ही नहीं कर रहे मुझ पर। आप तो फिर वो हो गया ना, क्या? कल्ट टाइप का। तो कल्ट बुराई थोड़ी ना होता है भाई, अल्टीमेटली लोगों का उद्धार होना है। कुछ लोग गवर्नमेंट के थ्रू कराएंगे, कुछ मेरे थ्रू कराएंगे, अल्टीमेटली उद्धार होगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब गवर्नेंस हम बात कर रहे हैं तो उसमें फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी आ सकते हैं और आपके इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस भी आ सकते हैं, जैसे कि सरकार सुना था, देखा भी। सरकार के दर पर लोग आ रहे हैं, उनका समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बट ऐसे में इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद फॉर्मल इंस्टीट्यूशन, नहीं तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। यानी कि जो मैं लोगों के उद्धार की बात कर रहा हूं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ओरिजिनल गवर्नमेंट है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए, फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। जैसे कि कुछ टाइम पहले एक गुरु को बेसिकली सीबीआई कोर्ट ने उनको सजा दी 10 साल की, 2 रेप केस में अलग अलग 10 साल की सजा मिली। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने चंडीगढ़ में हाहाकार मचा दिया था। तो ऐसे में ही वॉज डूइंग, मतलब इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहा जाता है 2.5 से 3 लाख, इससे ज्यादा लोगों को नशा से छुड़वाया, कई सारी बातें की जाती हैं। लेकिन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं तो दैट इज नॉट गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस का तरीका हो सकते हैं बट नॉट इन कमिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद गवर्नमेंट, राइट। नाउ यूनाइटेड नेशन क्या कहता है?
8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं गुड गवर्नेंस की, ठीक है। रूपाली बताया ना आपको एग्जाम्पल्स जैसे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एग्जाम्पल जैसे कि प्रेशर ग्रुप्स, सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाएं, ये सब इनफॉर्मल हैं, यानी कि वो भी प्रभाव रखती हैं। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सोशल रिसोर्सेज। नाउ गुड गवर्नेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 8 हैं जो यूएन बताता है। तो यूएन कहता है कि भाई एक तो अकाउंटेबल होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, एक तो जवाबदेही हो, पारदर्शी हो, रेस्पॉन्सिव हो, यानी कि जनता की डिमांड को एकदम से वो सर्व करें, कंसेंसस ओरिएंटेड हो, यानी कि जनता में अलग अलग वर्ग हो सकते हैं लेकिन सभी वर्गों का ध्यान रखकर एक कंसेंसस बिल्ड करके वो अपनी पॉलिसीज बनाए। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल कुछ लोगों की बात सुनी और इस बेसिस पर पॉलिसी बना दी। पार्टिसिपेटरी हो, लोगों की भागीदारी हो, इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, यानी कि हर वर्ग को साथ लेकर चलने की काम किया हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग बहुत पीछे हो तो उनको साथ लेने के लिए कुछ अतिरिक्त काम करने पड़ेंगे, वो काम करें। फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ, यानी कि नो वन इज अबाउट लॉ, बात की थी हमने रूल ऑफ लॉ की, एविडाइसी याद आ रहा है, रूल ऑफ लॉ। साथ में एफिशिएंट हो। तो ये 8 तरीके हैं जिसके थ्रू यूएन कहता है गुड गवर्नेंस आएगी। क्लियर बात? इसका नेमोनिक याद रखिएगा, कुछ ऐसे ATRCPI और फिर RE, ठीक है, एक नेमोनिक बना लीजिएगा, दिमाग में रह जाएगा। अब गुड गवर्नेंस की जो मैंने पॉइंट्स अभी अभी बताए, जरा इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जब मैंने कहा पार्टिसिपेशन, क्यों चाहिए पार्टिसिपेशन आपको? रहने दो पार्टिसिपेशन, क्या होगा पार्टिसिपेशन से? डेमोक्रेसी पढ़ के मत बताओ, जनरल बात बताओ। जनरली बात बताओ, क्या पार्टिसिपेशन ही नहीं इंश्योर करेंगे तो आप उनका व्यू भी होगा। मैंने कहा कि भाई गुड गवर्नेंस तभी हो पाएगी जब सिटीजन सेंट्रिक होगी। सिटीजन सेंट्रिक बनाने के लिए पार्टिसिपेशन तो लाना पड़ेगा ना, राइट? सिटीजन सेंट्रिक का मतलब है जिसके लिए बना रहे हो उसको पार्टिसिपेशन तो हो। आपने स्कीम बना दी, ना तो उन्होंने अपने व्यूज दिए क्या उनको जरूरत है, ना ही वो फिर आपकी स्कीम से फायदा लेने आए, तो क्या करा आपने स्कीम बना के? टाइम खराब करा, पैसा खराब करा। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पीपल। जैसे कि आपने अपने प्रतिनिधि पार्लियामेंट में भेज दिए तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि आपने पार्टिसिपेशन इंश्योर कर दी। MP तो एक गया लेकिन उस एरिया से कितने अलग अलग सेक्शंस के लोग रहते हैं, उन सबका पार्टिसिपेशन स्कीम्स में होना जरूरी है, राइट? तो ऐसे में पार्टिसिपेशन कैसे होगा? हमें लोगों को एक्सप्रेस करने की एसोसिएशन बनाने का अधिकार देना पड़ेगा। अलग अलग एसोसिएशंस के थ्रू वो जनता सरकार के सामने रखेगी अपने व्यूज कि भाई हमें इस तरह की स्कीम चाहिए, हमें ये बदलाव चाहिए, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। मुझे बताइए ये हमने किस आर्टिकल के थ्रू इंश्योर किया है कॉन्स्टिट्यूशन में? बताएंगे जरा। अगर इसमें किसी ने गलती कर दी तो उसका मैं कर दूंगा बहिष्कार। आर्टिकल 19 पढ़ाया था ना? तो एक तरीके से आर्टिकल 19 गुड गवर्नेंस पार्टिसिपेशन को इंश्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट? ऐसी ट्रांसपेरेंसी यानी कि जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, उसका एक स्टेप है। भाई ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, नहीं तो आपके पास ज्यादा पावर हो जाएगी। यानी कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो आप जनता के पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो पता ही नहीं रहेगा, राइट? और जब जनता के पास जानकारी होगी तभी तो जनता बेहतर फैसले ले सकती है, राइट? अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, कल आ जाएगी यूट्यूब पे, व्हाई डेमोक्रेसी इज बैड, लोकतंत्र खराब क्यों है। तो उसमें मैं इस पॉइंट को रेज करने वाला हूं, क्या लोकतंत्र में उचित जानकारी लोगों के पास होना प्लस उन्हें समझ भी होना, दोनों चीजें जरूरी हैं। लेकिन अगर हमारे पास लोगों को हमने RTI दे दिया तो क्या इससे हमने टोटल ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर ली है? नहीं। तो कई बार होता क्या है कि डेमोक्रेसी में इस वजह से बर्बादी होती है क्योंकि लोगों को समझ नहीं होती, ठीक है, वोट की पावर क्या है। अब केवल प्रवचन वाली बात नहीं, आपको डेप्थ पता लगेगी कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डेमोक्रेसी को लोग समझते नहीं है और केवल सिंपल सोल्यूशन चाहते हैं। इस वजह से कोई लीडर कहेगा कि देखो ऐसा है, करप्शन से परेशान हो, जनता कहेगी हाँ जी बहुत परेशान है, गुड गवर्नेंस लाओ। ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वो कहेगा, जनता कहेगी चाहिए, तो वो कहेगा लोकपाल ले आते हैं और बस फिर क्या था, देश तो बस बदलाव होगा। मतलब समझ लिए कि अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। तो लोग पीछे पीछे हो गए, लोकपाल आ गया तो क्या निकल गए सारे सोल्यूशन? नहीं।
फिर कोई नेता आएगा, वो कहेगा कि देखो ऐसा है, समस्या मैं पकड़ गया हूँ देश की क्या है, वो है कि देश का सारा पैसा, इतना बड़ा मात्रा में पैसा स्विट्जरलैंड में ब्लैक मनी वापस लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, और फिर जो है देश के पास इतना पैसा हो जाएगा। यूएसए और चाइना क्या चीज़ है? लोगों ने कहा ये तो सिंपल सोल्यूशन है, इसको ही सपोर्ट करते हैं, बन गई सरकार, आ गया पैसा वापस, बन गए यूएस और चाइना से ऊपर। नहीं, कोई आएगा वो कहेगा कि भाई मुझे चांस दे दो, मैं न्याय कर दूंगा, सबके अकाउंट में 8,500 रुपये महीना आया करेंगे। लेकिन उस टाइम पर लोग नहीं आए बहकाए में, लोगों को लगा कि यार नहीं, मुझे तो 15 लाख रुपए अकाउंट में चाहिए, वो ज़्यादा ठीक लगता है। तो कहने का मतलब है हमारे पॉलिटिशियंस गुड गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी के नाम पर वो आपको सिंपल सॉल्यूशंस देते हैं और जनता सिंपल सॉल्यूशंस की तरफ भागती है। तो क्या एक्चुअल में हम डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, क्या उसको एक्चुअली इनकलकेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसकी डेप्थ पर मैं वीडियो बनाऊंगा कल, क्रिस्प वीडियो होगी, छोटी वीडियो होगी, लेकिन आपको पता लगेगा कि एक्चुअली कहाँ फॉल्ट पर हैं हम। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ अभी बताया था, नो वन इज अबव लॉ, देयर शुड बी सम फेयर लीगल फ्रेमवर्क, फेयर होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का, और इम्पार्शियल जुडिशरी होनी चाहिए, जिससे कि एक्चुअली जो रूल है उसका सही इंप्लीमेंटेशन हो सके। रेस्पॉन्सिवनेस, अब आपने इंस्टीट्यूशंस तो बना दिए, डीएम बना दिया विमान को, और ऐसे विमान की जनता दर पर खड़ी है कि डीएम साहब हमारा ये काम कर दो, विमान कह रहे हैं मैं बहुत बिजी हूँ, और विमान अंदर मोबाइल पे खेल रहे हैं गेम। तो विमान जैसों को रेस्पॉन्सिव करने के लिए हमें रेस्पॉन्सिवनेस सिस्टम बनाना पड़ेगा, यानी कि विमान की रिपोर्टिंग जाए स्टेट गवर्नमेंट को कि इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस हफ्ते के जनता संवाद में टोटल कितनी क्वेरीज ली, उसमें से कितनी क्वेरीज सोल्व हुई, इसकी डिटेल रिपोर्टिंग हर हफ्ते आपको भेजनी है। तो अगर हम ये सिस्टम बना देंगे तो आपकी रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो इसमें आपका दोष नहीं है, कह रहे हूं दोष तो आपका भी है, लेकिन सबसे ज्यादा दोष किसका है? जो गवर्नेंस का जो मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं ऊपर बैठे पॉलिसी मेकर्स, उनका है। वो अगर पॉलिसी में ट्वीकिंग सही कर देते तो आपकी रेस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती, क्योंकि आपको पता रहता कि अगर मेरी रेस्पॉन्सिवनेस नहीं हुई एक्शन हो जाएगा मेरे खिलाफ। क्लियर है बात? ना कंसेंसस ओरिएंटेड, यानी कि सबको साथ लेकर चलने की बात की जाए। कॉमन मिनिमम कैन बी अचीव्ड बाय एवरीवन, मतलब ऐसा काम करना चाहिए कि जो ब्रॉडली सबका फायदा हो। कई बार ऐसा होता है एक वर्ग कहेगा ये कर दो मेरा फायदा हो जाएगा, लेकिन दूसरा वर्ग कहेगा नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए सोसाइटी की, हिस्ट्री की, कल्चर की। इस वजह से आपको यूपीएससी के सिलेबस में हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, कल्चर भी पढ़ाया जाता है। आप सोचते हो यार ये हिस्ट्री का मैं क्या करूंगा, मतलब हो गया बैटल ऑफ पानीपत हो गया, अब क्या करना है उसका, ऐसा सोचते होगे आप। लेकिन देखिए वो इस वजह से आपको पढ़ाया जाता है जिससे आप समझ सको कि एक्चुअली वो जो फैसले पास्ट में हुए थे उनका क्या इम्पैक्ट आज हुआ। जो वॉर हुए, जो इन्वेजन्स हुए, उससे हमारी सोसाइटी में बदलाव आया, सोसाइटी में बदलाव आया तो सोसाइटी में नए आइडियाज आए, नए आइडियाज का आज भी हम इम्पैक्ट देखते हैं। तो वो इस तह तक आपको सोचने पर मजबूर करने के लिए यूपीएससी ने क्राइटेरिया सेट किए हैं, राइट। इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, यानी कि बराबरी वाली भावना होनी चाहिए, और समावेशी होनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटीज तो एटलीस्ट मिले, इक्विटेबल सोसाइटी हो। अगर नहीं होगी तो गुड गवर्नेंस नहीं होगी, लोग विरोध करने लग जाएंगे। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है आपने थोड़ा सा चेंज लाया और उसमें पैसा आपने दुनिया भर का लगा दिया, क्या फायदा इससे। तो देयर शुड बी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, यानी कि रिसोर्सेज से मैक्सिमम आप कितना रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, अभी आपको बताया था, जवाबदेही तय होनी चाहिए, राइट। जवाबदेही तय करने के लिए प्राइवेट सेक्टर भी वहां पर वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। प्लस मुझे बताइए अकाउंटेबिलिटी क्या एनजीओ की नहीं होनी चाहिए? मीडिया की भी होनी चाहिए, एनजीओ यानी कि सबकी होनी चाहिए। मीडिया की, ये मीडिया भी गवर्नेंस का पार्ट है कि नहीं है? है गवर्नेंस का, सिविल सोसाइटी का पार्ट है मीडिया। मीडिया अपनी तरफ से कुछ भी दिखा देती है और जनता का विचार प्रभावित हो जाता है, तो उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। तो सबकी जवाबदेही होनी चाहिए ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। अभी तक जो भी हमने बात की ये सारा क्लियर है आपको, राइट। अब गवर्नेंस के इश्यूज क्या हैं, तो कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि भाई कुछ इश्यूज तो ऐसे हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति में अपराधियों का बढ़ना,
ये हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, राइट। मिसयूज ऑफ पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति तो आ जाती है, उसका दुरुपयोग होता है। डिसेंट्रलाइजेशन, कहने को तो है लेकिन ग्राउंड पर असलियत में उतना नहीं है, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी कि पंचायती राज और आपका जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनके पास पावर डिवॉल्व ना होना, राइट। यस, ली थॉमस केस, शिल्पी, गुड वन। लीगल जुडिशियल इश्यूज क्या है, हमारे यहाँ लगती हैं तारीख पर तारीख, पेंडेंसी ऑफ केसेस, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन जुडिशरी, जैसे कि आपको बताया ट्रांसपेरेंसी का ना होना, कहाँ पर, अपॉइंटमेंट्स में, राइट। तो ओपेकनेस है वहां पर अपॉइंटमेंट में। ऐसे ही जब जुडिशरी अपना जजमेंट देती है, अगर उससे कुछ नकारात्मक प्रभाव हो जाए एग्जीक्यूटिव पर, ग्राउंड पर, तो ऐसे में जुडिशरी की कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या, नहीं है। थ्रेट टू लाइफ एंड पर्सनल सिक्योरिटी, कारण अगर अंडर ट्रायल बहुत ज्यादा होंगे या फिर आपके पेंडेंसी ऑफ केसेस होगी, तो ऐसे में जो क्रिमिनल्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वो कहेंगे कि तो तारीख पर तारीख ही चलती रहेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, प्रशासनिक मुद्दे, जैसे कि सेंसिटिविटी का ना होना। एक टाइम ऐसा आता है आप प्रशासन का पार्ट बनेंगे कि आपको हो जाएगा इमोशनल फटीग। इमोशनल फटीग समझते हो क्या मतलब? हाँ, मतलब कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आपके पास शुरुआत में तो आ रहे हैं कुछ लोग, तो आप उनका दर्द समझ रहे हो। फिर ऐसा हो जाता है कई लोगों के साथ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हर किसी के साथ, कि आपको लगता है कि यार ये कह रहे हैं हनी ट्रैप। दिमाग में क्या चलता है, हनी ट्रैप ही चल रहा है आपके। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये है कि जो लोग अपना दुख दर्द लेकर आपके सामने आ रहे हैं, आप इतनी बार ये सुन चुके हो कि आपको फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं लैक ऑफ सेंसिटिविटी। हनी ट्रैप में तो सेंसिटिविटी है, इस वजह से हो जाता है ना। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन वर्किंग ऑफ स्टेट मशीनरी। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, यानी कि खुद ब्यूरोक्रेट्स ही डील देते रहते हैं, काम नहीं करते। रेजिस्टेंस टू चेंज, बदलाव करने के लिए तैयार नहीं रहते। बड़ा बदलाव होता है तो क्या सोचते हैं कि ये क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको अपना किस्सा बताऊं, एक बार आइडियाज जैसे हमने मीटिंग में रखे, तो हमारे यहाँ जो IAS ऑफिसर थे, सेक्रेटरी टू मिनिस्टर थे, वो कहते हैं, वो रोटेटिंग चेयर होती है ना, तो कहते हैं शशांक इस पर फाइल बनेगी, AR के पास जाएगी, फाइनेंस के पास जाएगी, फिर वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, फिर हम उसका रिप्लाई करेंगे, फिर वो हमसे मीटिंग बुलाएंगे और ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट कराएंगे, वहां पर भी गैप रहेंगे। ये जो चेयर दी है ना हमें सरकार ने, मैं कहा हाँ सर दी है। ये रिवॉल्व करती है, मैंने कहा रिवॉल्व करती है। ये बस ऐसे रिवॉल्व होने के लिए दी है, मतलब ये कमेंट था उनका। तो ऐसे भी अधिकारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बहुत ही इफेक्टिव अधिकारी होते हैं। तो बदलाव जो है वो उनको पसंद है, बदलाव होगा तो उन पर भी काम करना पड़ेगा, जवाब दिया जाएगी। करप्शन, तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। नाउ इकोनॉमिक इश्यूज, यानी कि आर्थिक मुद्दे, जैसे पुअर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था का सही इस्तेमाल ना होना। फिस्कल इम्बैलेंस बना रहना, यानी कि खर्चे ज्यादा आय कम, कब तक चला लोगे ऐसे, अल्टीमेटली नुकसान होगा ना अगर सही से आपने नहीं करा इकोनॉमी को बैलेंस। या तो इस वजह से फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, कि आप अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रहे हो। याद करिए बजट वाले टाइम पर मैंने ये बताया था आपको, रीजनल डिस्पैरिटीज, कुछ जगह तो विकास हो रहा है, कुछ जगह विकास नाम का कोई लड़का भी नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं, राइट। कुछ जगह महीने की 3,000 रुपए आय कमाना ही बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी एरियाज हैं। सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जैसे कि बेसिक सर्विसेज ना मिलना लोगों को। कुछ लोगों को बिल्कुल मतलब अभी भी बेसिक सर्विसेज कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो नहीं मिलने देते। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव करना, ये सोशल इश्यूज हैं हमारे, गुड गवर्नेंस के नहीं आने देते। कई बार एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वॉइसलेस पुअर, उनकी आवाज भी नहीं पहुंच पाती सरकार तक, राइट। डिटेरियोरेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।